स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई शुरू हो चुका है। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपकी सेहत से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके शरीर में पनपने वाली एक ऐसी समस्या जो आपकी सेहत को बिना शोर किए प्रभावित कर रही है। जी हाँ, महिलाओं में पनप रही एक ऐसी समस्या जिसमें उनको अंदाजा भी नहीं है और अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मैं बात कर रही हूँ फिब्रॉइड्स यानी गर्भाशय में बनने वाली एक ऐसी परेशानी की जो अक्सर बिना बताए आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और जब आती है तो बहुत घातक साबित होती है। लेकिन हाँ, अगर इसका समय पर इलाज हो जाए तो इस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ये परेशानी क्या है और ये कैसे आपको प्रभावित करती है, आइए जानते हैं मंगलायतन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पायल शर्मा से, जो आज हमारे साथ है। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पायल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। हेलो यशिका मैम। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पायल। मैं मंगलायतन आयुर्वेदा विश्वविद्यालय में एक एज अ कंसल्टेंट भी हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर भी कार्यरत हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ सबसे पहले हम आपसे इस परेशानी के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर फिब्रॉइड्स होती क्या है? फाइब्रॉइड्स जनरली यूट्रस में, जो हम रसौली कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसको हम फाइब्रॉइड्स कहते थे। तो यूट्रस की मसल्स होती है, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट हो जाती है, गांठें बन जाती है। तो वो जब गांठें बन जाती हैं तो उसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, रसौली उसको सरल भाषा में कहा जाता है। ओके मैम, वहीं ये भी बताएं हमारे श्रोताओं के लिए कि इसका बनने का कारण क्या होता है। अक्सर महिलाओं के शरीर में ये क्यों बनते हैं, क्यों दिखते हैं? इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्मोनल फैक्टर्स हो गए, आपने बहुत टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया है, उसका फैक्टर हो गया, या फिर आपको कभी कोई ऐसी दिक्कत रही है कि आपको कॉन्ट्रासेप्शन लेना पड़ा है, या फिर कोई मेडिसिन आपने ली जिससे हार्मोन्स का थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है, वो हो गया। प्लस अपना लाइफस्टाइल तो है ही है। अगर आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं स्थूलता जो है, मोटापा जो है, उसकी वजह से भी फाइब्रॉइड्स आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आयुर्वेद के हिसाब से मेद धातु की जब वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि होती है, तो जो गांठें हैं नॉन कैंसरस गांठें होती है, तो उसी की वजह से फाइब्रॉइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अपने आयुर्वेद में देखा जाए तो अपना लाइफस्टाइल हो गया, अपना दिनचर्या, पूरा जो रूटीन है आपके पूरे दिन का, उसकी वजह से ये फाइब्रॉइड होता है। अगर आपको रूटीन ठीक नहीं है तो फाइब्रॉइड होता है। वही मैम, कुछ बात करें सिम्टम्स की, तो महिलाओं के शरीर में वो कौन से लक्षण होते हैं जिसे देखकर वो पहचान सकती हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या चांसेस है कि हमें फाइब्रॉइड्स की समस्या हो सकती है? देखो, ऐसे कोई मेन सटीक सिम्टम नहीं होता, पर जो उसकी एज है वो 30 से 40 बियॉन्ड जाती है, तो 30 से पहले बहुत रेयरेस्ट होता है कि किसी को डायग्नोस होता है फाइब्रॉइड। तो जो पहला सिम्टम आता है वो ये आता है, या तो ब्लीडिंग बार बार हो रही होती है पर वजाइना, मतलब शरीर के रास्ते बार बार उसको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वो कॉन्टिन्यूस चल रही है, आपका पीरियड आ गया है और 15-20 दिन सबको ब्लीडिंग ही चले जा रही है, बीच में स्पॉटिंग हो रही है पेशेंट को, 15 दिन बाद फिर उसको दाग दिख रहे हैं, तो वैसा हो गया। कमर में दर्द रहेगा, उसको पेट में दर्द रहेगा। तो बीच बीच में पीरियड्स आना सबसे ज्यादा कॉमन चीज है जो आप नोट कर सकते हो कि हमें ये चीज दिख रही है बार बार ना। मतलब ये ब्लीडिंग ही इज अ बेसिक सिम्टम या इसके अलावा भी कुछ और भी देखने को? और तो ऐसा कुछ नहीं है। पेन वगैरह होता है, पेशेंट को पेन बताती है, पेशेंट पैरों में दर्द होता है और बार बार ब्लीडिंग होगा तो उस वजह से खून की कमी भी होगी, एनीमिया होगा। तो सबसे पहला जो सिम्टम जाना चाहिए आपके माइंड में वो ये जाना चाहिए कि पीरियड का फ्लो कैसा आ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है क्या उन ड्यूरेशन में, या फिर वो शॉर्ट हो रहा है, मतलब 15-15 दिन में उसका पीरियड आ रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रख के हम कर सकते हैं फाइब्रॉइड का डायग्नोस। लेकिन क्या फिब्रॉइड्स इतनी खतरनाक है कि ये मृत्यु तक पहुंचा सकती है किसी पेशेंट को, या फिर बिना इलाज के भी फिब्रॉइड्स को नॉर्मली देखा जा सकता है? फिब्रॉइड्स कितनी डेंजरस है? फिब्रॉइड्स डेंजरस तो हैं, बट इतना नहीं कि वो अल्टीमेटली डेथ तक या मृत्यु तक आपका रिजल्ट करें। वो परेशान ही करते रहते हैं पेशेंट को। तो बाद में ब्लीडिंग हो रही है, फिर देखो डेली की रूटीन, फीमेल को सारे ही काम करने होते हैं, तो रूटीन की जो काम करेगी वो उसमें परेशान होती है। फिर एनीमिया अगर होगा तो सुस्ती आएगी, खून की कमी होगी तो उसका वैसे ही किसी काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पैरों में दर्द होएगा, कमर में दर्द होएगा, तो
काम नहीं कर पाएगी अपने रूटीन के। तो जो ब्लीडिंग बार बार होएगी पीरियड में, जैसे पैड लगाते हो आप, तो उसमें अगर आप पैड लगाओगे तो आपको बार बार रैशेस भी होंगे, पीरियड रैशेस भी होंगे, तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको या तो निकलवा लीजिए या फिर उसका आप इलाज शुरू करवाइए। ओके, तो आयुर्वेदिक में इसका मैम कैसे ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं आपको, क्या आयुर्वेद में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है या एलोपैथिक से जल्दी आराम मिल सकता है? देखो, अपनी अपनी जगह पे दोनों पैथी ठीक है। एलोपैथिक से हम लोग जल्दी से चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हमें लग रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है या पेशेंट को एनीमिया हो गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या उसका ब्लड बढ़ाना है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। पेन कंट्रोल करना है, पेशेंट को अगले दिन काम पे जाना है, खेती बाड़ी के लिए जाना है, तो वो अपना काम एक दिन में कर देता है। पर फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट जो है वो 4 से 6 महीने तक वो एलोपैथी में भी चलेगा और वही वो आयुर्वेद में भी चलेगा। डिपेंड करता है कि साइज़ कितना है। अगर वो 3 से 6 mm है या उससे आसपास घूम रहा है साइज़, तो वो 6 महीने में भी हम कवर कर सकते हैं आयुर्वेद से भी। पर अगर उससे ज़्यादा है, बियॉन्ड है, मतलब आपका 20 mm 25 mm आ रहा है, तो फिर आपको ऑपरेशन का भी नीड हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे हैं पेशेंट के, साइज़ कैसा आ रहा है फाइब्रॉइड का, और पेशेंट कंप्लेंट कैसे बता रहा है, मतलब वो कितना परेशानी में है। डेफिनेटली। लेकिन मैम जैसे आपने कहा ऑपरेशन, और ऑपरेशन जो एक वर्ड है वो एक फीमेल के लिए बहुत बड़ा होता है। वहीं अगर हम फीमेल की प्रेगनेंसी पर बात करें तो क्या इस फिब्रॉइड की वजह से उनकी प्रेगनेंसी पर कोई फ़र्क पड़ता है, उनकी प्रेगनेंसी क्षमता पर कोई फ़र्क पड़ता है? यूजुअली तो नहीं पड़ता है। ये देखा भी गया है, जब प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है तो उसके साथ साथ हमें फाइब्रॉइड की गांठें जो दिखती हैं अल्ट्रासाउंड में, तो वो पड़ी ही रहती है, कुछ नहीं कहती है पेशेंट को। कई बार वो कुछ पड़ी रहती है, कई बार वो ये रहता है कि साइज बढ़ रहा है चुपचाप और कोई सिम्टम भी नहीं दे रही है। तो रहता है कि आप हर साल एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए। 30-40 के बाद आप रूटीन बना लीजिए कि हर साल एक अल्ट्रासाउंड होना ही होना है, ताकि उससे बस हम साइज देख पाए कि कितना साइज उसका बढ़ रहा है। पर प्रेगनेंसी कंसीव होने में इसका कोई खास रोल नहीं है। मैम जैसे आपने बोला 30-40 के बाद एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, क्या ये कोई एज फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है या 12-16 साल की उम्र में भी लड़कियों को हो सकता है या 30 के बाद ही होता है? यूजुअली तो ये देखा गया है कि 30-40 के बाद ही वो शुरू होता है प्रॉब्लम, क्योंकि उस एज में अपने हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है पेशेंट का, तो उस वजह से क्या है कि इनएक्टिव रहने शुरू हो जाती है पेशेंट। 30-40 से पहले क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज रहता है पेशेंट की लाइफ में। मेंस्ट्रुअल फेज जब चल रहा होता है, मेनोपॉज की तरफ वो नहीं जाती है, पूरा मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है, तो उस एज में पीसीओडी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ओवेरियन सिस्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रादर देन फाइब्रॉइड तो आपका 35-40 के बाद ही प्रॉपर शुरू होता है। ओके, वही मैम जैसे आपने फिब्रॉइड के बारे में बताया, फिब्रॉइड रसोली को कहते हैं, लेकिन हमने एक टर्म और सुना है सिस्ट। तो क्या फिब्रॉइड और सिस्ट एक समान है या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? दोनों डिफरेंट होती हैं। फाइब्रॉइड्स तो आपकी जो लेयर्स होती हैं यूट्रस की, उसके अंदर वो कहीं पे भी इम्प्लांट होके वो गांठें बन जाती हैं। सिस्ट जो होती है वो पानी की भी हो सकती है, पस की भी हो सकती है, ब्लड की भी हो सकती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा होगा, और वो बेसिकली मांस की गांठ होती है फाइब्रॉइड्स। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों यूट्रस के अंदर होती है? हाँ, दोनों यूट्रस में होती है। ओके, वही मैम इसकी जांच की हम बात करें तो फिब्रॉइड की जांच कैसे होती है? इसके लिए कोई अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, एमआरआई की ज़रूरत होती है? कुछ टेस्टिंग के बारे में हमें बताएं। सबसे पहले हम यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के हिस्से में हम पहले इसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि फाइब्रॉइड एक्चुअली है कहाँ पे और साइज कितना है। ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में वो प्रॉपर नहीं आ पाता, उनकी मशीन में स्कैन नहीं हो पाता, तो फिर आप एमआरआई सीटी की तरफ जा सकते हैं, फिर आप उसमें डायग्नोज करवा सकते हैं प्रॉपर कि कितना साइज है, कहाँ पे वो आसपास फैला हुआ है और कितने साइज का है। कई बार बहुत छोटा साइज होता है, 1 mm 1.5 mm, तो वो कितनी गिनती में है वो काउंट नहीं हो पाते हैं यूएसजी की मशीन से, अल्ट्रासाउंड की मशीन से। पर वो एमआरआई में आ जाएंगे ना आपके, तो एमआरआई में अच्छे से डायग्नोज हो जाएगा। अच्छा मैम, जैसे आपने बोला कि ये जो हमारा फिब्रॉइड होता है ये ऑपरेशन से निकलवाना पड़ता है, लेकिन क्या अगर कोई पेशेंट है उसको फिब्रॉइड की प्रॉब्लम है, वो ऑपरेशन ना करवाए और वो आयुर्वेदिक इलाज कंटिन्यू करवाता रहे, तो क्या लंबे समय तक इलाज करवाने के बाद या दवाइयाँ खाने के बाद वो ठीक हो सकती है या वो सिर्फ असर अपना कम करती है? अब तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि फाइब्रॉइड्स जो है आयुर्वेद से काफ़ी हद तक वो बिल्कुल हट भी गए हैं, और काफ़ी हद तक जो बढ़ने वाले होते हैं उनका साइज भी कंट्रोल्ड ही रहा है।
बढ़ता नहीं है। पर ऐसा मैंने बहुत रेयर देखा है कि बहुत बढ़ रहा है आयुर्वेद लेने के बाद। मैंने शायद ही कोई ऐसा केस देखा होगा, मुझे बिल्कुल ध्यान भी नहीं है जी। हट जाता है वो आयुर्वेद से, कम हो जाता है साइज। पर आपकी लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाहर जाके पूरा जंक फूड खा रहे हो, एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही था कि डेली लाइफ स्टाइल और खान पान का इस फिब्रॉइड पर क्या असर पड़ता है और क्या अगर आप बाहर का खाओगे और तला हुआ खाओगे, रिफाइंड आप डेली लोगे, दही आप डेली लोगे, तो उससे मैम ये साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसमें फिर आपकी आयुर्वेद हो चाहे आपकी एलोपैथी हो, वो कम नहीं कर सकती। क्योंकि फाइब्रोइड टर्म में अगर आप सर्जरी भी करवाओगे, ऑपरेशन भी अगर आप कराओगे, तो फिर फाइब्रोइड निकाला जाएगा, दोबारा हो सकता है वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से। क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे वो हमने निकाल दिया वहाँ से, बाकी की जगह पे तो कवर कर सकता है ना वो कहीं भी हो सकती है। मासी काटे वो कहीं पे भी, रसौली कहीं पे भी बन सकती है। तो आपको लाइफस्टाइल तो देखो क्या इसका इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जाता है? जैसे आपने बोला खान पान से वो साइज बढ़ेगा, उसका इफेक्ट जैसे ब्लीडिंग बार बार आना और दूसरी चीज आपका जो पेन है वो बार बार पेन भी बढ़ेगा। अगर आप दही आलू बहुत ज्यादा खाते हैं, जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, फास्टिंग चल रहा है, तो सबको रहता है कि दही आलू ज्यादा खा ले, तो और ज्यादा वो गर्मी ही करता है। आलू भी गर्म रहता है, दही भी गर्म रहती है तासीर में। ऐसा लगता है कि ठंडी है, बट आयुर्वेद के हिसाब से दही तासीर में गर्म है और वो पूरा चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। तो आप अवॉइड करिए ये दोनों चीज़ें। फिर बाहर का अवॉइड करिए, जंक फूड, उसमें रिफाइंड इतना डला होता है, अजीनोमोटो डला होता है, अरारोट डला हुआ होता है, तो वैसे ही डाइजेस्ट होता है, मैदा होता है। ये चीज़ें जो है ब्लीडिंग फेज को और ज़्यादा खराब कर देती हैं, पेन भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। ओके मैम, इसी के साथ में 5 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए और जो फिब्रॉइड के दौरान हमें लेनी चाहिए। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं वो बताइए। जब आपको पीरियड का फ्लो आता है उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी कम करके अपना थोड़ा रेस्टिंग फेज में ही जाने की कोशिश करिए। और बाकी जो टाइम है आप गर्म चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ना लें। जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो उसमें गर्म चीज़ें ज़्यादा ना, जैसे गोंद का तीरा हो गया वो ले लिया, ठीक है, अपने वाटरमेलन हो गया, तरबूज, खरबूज, ये सब आपने ले लिया। मतलब ठंडे फल आप जितने ज़्यादा, थोड़ा ठंडे फल तासीर लेना है। मैंगो आप थोड़ा सा कम खाना क्योंकि वो तासीर में गर्म रहता है। ओके। तो कच्चे जो आते हैं वो भी काफ़ी फीमेल्स का हैबिट रहता है कि नमक के साथ खा लिया, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करना। वो पित्त ही बढ़ाएगा, और पित्त जितना बढ़ेगा, गर्मी जितनी बढ़ेगी बॉडी में, तो ब्लीडिंग ज़्यादा ही आएगी पेशेंट। ठीक है, और अब क्या खाना चाहिए इस पर हम कंसंट्रेट करें तो? जैसे छाछ आप ले सकते हो, दही अगर आप अवॉइड करते हो तो छाछ और दूध आप बिल्कुल ले सकते हो, पनीर आप ले सकते हो, गोंद का तीरा बहुत ठंडा रहता है तो आप वो ले सकते हो, मटके का जो पानी होता है वो आप ले सकते हो, या फिर उसमें उशीर आता है हमारा, वो डाल सकते हो या फिर उसकी जड़ आती है, खस की जड़ आती है, तो आप खस की जड़ अपनी बॉटल में डाल के रखिए और उसी से पानी पिया करिए बार बार। तो वो पूरा पित्त को बैलेंस रखता है ठंड में, तो गर्मियों में तो वो पूरा बैलेंस अगर होके रहेगा तो ब्लीडिंग इवेंचुअली कम ही आएगी। और जंक फूड को बिल्कुल ना करना है। जंक फूड को बिल्कुल ना करना। ओके मैम, चाहते चाहते बस एक श्रोताओं के लिए संदेश जानना चाहेंगे जो हमारे सेहत से लाभ गए के श्रोतागण हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? और फिब्रॉइड के लिए अगर कोई पेशेंट है भी है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? सबसे पहला कि लाइफस्टाइल पे फोकस, क्योंकि मेडिसिन वाला पार्ट तो चाहे वो एलोपैथी का डॉक्टर हो चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, वो तो अपना पार्ट पूरा करेगा ही करेगा, बट मेडिसिन एक साथ में हेल्पिंग हैंड होता है, सपोर्ट तो दोनों चीज़ों से लगता है। तो आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा रूटीन में लेकर आइए। रात को लेट सोना, फिर फ़ोन यूज़ करना और लेट इनएक्टिव रहना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सब फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, बैठे रहना जो है थोड़ा सा छोड़ के जितना मूवमेंट रहेगा ना बॉडी का, फिजिकली एक्टिव आप रहोगे तो उतना इन चीज़ों के चांसेस आगे फर्दर एज में भी कम हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा संदेश दिया मैम आपने। इसी के साथ दोस्तों, फिब्रॉइड कोई बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप उसको लाइटली लेते हैं और अवॉइड ही करते हो तो हाँ, ये बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर आप उसको सीरियसली लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं कि हमें इसको कैसे हटाना है, कैसे ख़त्म करना है, तो ये आपके लिए कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं है। बहुत जल्दी आप रिलीफ भी हो पाएंगे, ठीक हो पाएंगे और अपनी खुशहाल लाइफ में वापस से लौट पाएंगे। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है सेहत से लाभ के इस खास कार्यक्रम से लौटने का। फिर मिलते हैं आपसे अगले विषय के साथ, एक नए डॉक्टर के साथ ढेर सारी जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत और बने रहे रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।